हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू जीसी 3.0। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए ग्रेट। तो गाइस इन द प्रीवियस लेक्चर, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड पढ़ा था। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था। वहां पर मैंने आप लोगों को बेसिक पॉइंट्स बता दिए थे, लेकिन आज के लेक्चर में जो हमें इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करनी है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम लोगों को यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस पर आपका पूरा ये चैप्टर बेस्ड है, जिस पर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपनी सिंपल बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सवाल आता है। जैसे मैंने मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन सिखाया था, मैंने कहा था सवाल आता है, वैसे ही मैं इसमें भी कहूंगा सवाल आएगा ही आएगा। दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो किस चीज पर सवाल आएगा वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन उस सवाल को करने के लिए पहले आपका कुछ बेसिक बना देता हूँ। हम गाइज एज यू ऑल नो, जैसे अभी मैंने अनअकैडमी पे ज्वाइन किया है एंड अनअकैडमी पर अभी मेरे 2 नए और बड़े इंपॉर्टेंट बैचेस आ रहे हैं। खैर वो बैचेस वैसे तो NTSC ओलंपियाड फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी जो बच्चा 8, 9 और 10th में है उसके लिए है। लेकिन वो जो बैच है, जिसमें एक बैच का नाम है उस बैच का नाम है निर्माण। उस बैच के अंदर मैं एक्चुअली क्लास 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूं एट अ वेरी हाई लेवल, यानी जेई और नीट लेवल। सो इन केस इफ यू वांट टू एनरोल, आप एनरोल कर सकते हो। दोनों बैचेस की कंप्लीट डिटेल, दोनों बैचेस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मैंने मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, एक बार आप जरूर चेक कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई 8, 9, 10th का कोई बच्चा है और वो डिजर्व करता है और उन्हें मैं क्योंकि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप उनको अनअकैडमी का बोल सकते हो, अदरवाइज हम तो यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। देखो एक बात समझना, हमें एक चीज यहां पर याद रखनी है, सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट, बेसिकली सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट का मतलब होता है इट इज द गैस इन सेंटीमीटर क्यूब डिजॉल्व्ड इन, या इट इज द अमाउंट ऑफ गैस, मुझे ऐसा लिखना चाहिए, इट इज द अमाउंट ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब, या आप वॉल्यूम भी ले सकते हो क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की डेफिनेशन होती है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ गैस, या इट इज द क्वांटिटी ऑफ गैस। आप क्वांटिटी लिख लो क्योंकि क्वांटिटी में अपन वॉल्यूम को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब डिजॉल्व्ड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, लिक्विड, और वी कैन से वाटर। अब आप लोग सब जानते हैं सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, ml। तो सीधी सी भाषा में मैं ये बोल सकता हूं कि कितना ml पानी या कितना ml गैस, कितनी ml गैस डिजॉल्व हो सकती है 1 ml सॉल्वेंट, 1 ml पानी या 1 ml लिक्विड के अंदर। आपने देखा भी होगा बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे आप लोग जो सोडा पीते हो या आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, वो कार्बोनेटेड वाटर कहलाता है। कौन सा वाटर कहलाता है? कार्बोनेटेड वाटर। सो व्हाट बेसिकली कार्बोनेटेड वाटर मीन्स? कार्बोनेटेड वाटर का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, और ये थोड़ा हाई प्रेशर में किया जाता है, थोड़ा सा हाई प्रेशर में किया जाता है। ये आगे मैं आपको हेनरी अंकल के अंदर सब पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ऑक्सीजन इन वाटर की, तो आप लोग सब जानते हो कि जो ऑक्सीजन नामक गैस है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर कौन सी गैस वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबिलिटी रखती है और कौन सी गैस वाटर के अंदर कम सॉल्युबिलिटी रखती है, इस पर आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया जरूर होना चाहिए। इसीलिए मैं 2 एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं। ऑक्सीजन इन वाटर, O2 इन वाटर, इसका आप बात ध्यान रखना कि ओनली 3.04 ml of oxygen gas can be dissolved या is found to be dissolved in 100 ml of water। यानी अगर आपके पास में 100 ml पानी है तो उसमें मात्र इतना ml आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कार्बोनेटेड वाटर यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर हैव
high solubility, have high solubility, whereas oxygen in water have quite low solubility, have quite low solubility। क्या ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए? अब ऐसा क्यों हुआ सर? तो देखो बेटा, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसा मैंने आपसे कहा, किसी भी लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी 4 अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है। हमने एग्जाम्पल से समझा कि ऑक्सीजन नामक गैस भी पानी के अंदर यानी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहती है। कार्बोनेटेड वाटर का एग्जाम्पल पढ़ा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस भी वाटर के अंदर डिसॉल्व रहती है। मैंने आपको एक बात और बताई कि यह हाई प्रेशर के अंदर किया जा सकता है, और हाई प्रेशर में ये देखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस पानी के अंदर खूब अच्छी डिसॉल्व होती है, खूब सारी डिसॉल्व होती है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ ऐसा केस नहीं है। अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम मिलती है। हाँ, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, उनके लिए सफिशिएंट है, लेकिन हमारी नज़रों में ये कम है। तो ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग गैसेस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है? तो उसके लिए मैंने आपको क्या पॉइंट सिखाया? उसके लिए मैंने आपको पॉइंट बताया कि बेसिकली किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर 4 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। कौन कौन से हैं वो 4 फैक्टर? तो अपन यहां पर लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी हमको वो फैक्टर्स के बारे में यहां पर डिस्कशन करना है, वो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है। और वो 4 पॉइंट्स क्या होंगे आप सब लोग जानते हैं। पहला और दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल पूरे मतलब जिसको बोलना चाहिए पूरे विश्व में सबको क्लियर होगा, दैट इज नेचर ऑफ गैस। दूसरा, नेचर ऑफ योर सॉल्वेंट, या मैं कहूं आपका लिक्विड। तीसरा इज अगेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड चौथा इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बिल्कुल 4 बेसिक पॉइंट्स जो आप लोगों को इसके अंदर याद रखने हैं। अब एक एक करके फटाफट सब मैं समझाना शुरू करता हूं, और इस पर आकर ही तो मजा आएगा। तो ये 3 चीजें जल्दी से देख लेते हैं। नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखो बच्चा लोग, यहां पर एक बात ध्यान रखना, मेरे प्यारे गुलगुलो, मेरे प्यारे बकुड़ो, मेरे लाडलो, वो गैसेस जो वाटर के अंदर इनर्ट रहती है, वाटर में जाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करती, उसकी सॉल्युबिलिटी यूजुअली वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर कम रहती। क्या बोला? दोज गैसेस which are inert in water or in liquid are less soluble। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं ऑक्सीजन वाटर के अंदर चला भी जाए तो ऑक्सीजन और वाटर किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं करेंगे। नाइट्रोजन अगर वाटर के अंदर चला भी जाए तो नाइट्रोजन और वाटर किसी भी प्रकार की रूम टेम्परेचर पे या हाई प्रेशर में आई डोंट थिंक किसी प्रकार की रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोजन किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये सब लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होंगे। लेकिन दोज गैसेस विच रिएक्ट्स with your liquid or we can say water are highly soluble, ये ज़्यादा soluble होते हैं। कैसे? जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस, या मैं कहूं हाँ सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस, जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे ये H2SO3 नामक सब्सटेंस बना लेती है। ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो आपको कभी कभी H2SO4 मिलता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत अच्छी है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की बात करूं तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो तो ये H2CO3 बना लेता है, दैट इज़ योर कार्बोनिक एसिड, यानी ये भी पानी में बहुत अच्छा सॉल्युबल है। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक गैस की बात करूं, हाइड्रोजन क्लोराइड नामक गैस की बात करूं, तो एक बात ध्यान रखना,
ये वाला HCl अगर गैशियस फॉर्म में है तो ये एसिडिटी नहीं देगा। HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कभी भी एसिडिक नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये पानी के अंदर जाएगी और ये HCl अपना एक्वस फॉर्म ऑक्यूपाई कर लेगा, अब इसके पास ताकत होगी H+ छोड़ने की, और वो सब्सटेंस जो H+ छोड़ता है वो एसिड बन जाता है। तो देखो ये HCl पानी में जाकर HCl एक्वस बना और आयोनाइज हो गया। ये क्या हो गया? आयोनाइज हो गया एक्वस फॉर्म में। तो आयोनाइज होने की वजह से ये एसिडिक बन गया। तो HCl भी पानी के अंदर बढ़िया सॉल्यूबल होगी गैस। तो वो सारी गैसेस यहां पर क्या होगा, डिपेंड करेगा कि उसका नेचर कैसा है। उसका नेचर कैसा है ये बेसिकली यहां पर डिपेंड करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो नेचर ऑफ लिक्विड और गैस, इन दोनों पर कंबाइनली चीज डिपेंड करेगी कि आपका लिक्विड या आपका वाटर और गैस एक दूसरे से रिएक्शन कर पा रहे या नहीं। अगर दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर पाएंगे तो सॉल्यूबल, अगर दोनों एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे तो लेस सॉल्यूबल या वेरी लीस्ट सॉल्यूबल। ठीक है, ग्रेट। अब हम लोग यहां पर आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पर हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो थर्ड पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ व्हाट बेसिकली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन्स? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होगा? देखो बेटा, यहां पर भी आप लोगों को थोड़ा सा, जिसको मैं कहूं, अपने आयोनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर चलना पड़ेगा। और आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर मुझे हमेशा एक बात आपको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं चैटेरियल की स्पेलिंग भूल जाता हूं। चैटेलियर, 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 ली चैटेरियल प्रिंसिपल। आई थिंक मैंने अभी भी स्पेलिंग गलत ही लिखी होगी, भगवान जाने इसके बाप ने क्या सोच के इसका नाम रखा था। ओह माय गॉड, मैंने अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लिया, आई एम सॉरी। वो सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो इस लेक्चर को देखेंगे और हंसेंगे, मज़े लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, दैट्स इट, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी के नक्शे कदम पे चलते हैं, और पढ़ाते वक्त अगर मैं इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो एक बड़ा सा कॉमेंट लिखते हैं दैट यू आर अ टीचर, यू आर अ एजुकेटर, यू आर एन एजुकेटर, यू आर एन इन्फ्लुएंसर। आपके वीडियोस हम लोग घर में देखते हैं, कभी कभी आपके वीडियोस हम हमारे पेरेंट्स के साथ देखते हैं, और अगर आप इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपका इंप्रेशन मेरे पेरेंट्स पे बहुत ख़राब पड़ता है, आपका इंप्रेशन हम पे बहुत ख़राब पड़ता है। तो कृपया इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल ना करें। तो मैं मनी मन सोचता हूँ कि मुझे कौन सा रिश्ता लेके तुम्हारे घर आना है, या कौन सा मेरे घर के किसी बच्चे का रिश्ता मुझे तुम्हारे घर पे लेके आना है। बुरा इंप्रेशन पड़े तो पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? अगर चीज़ समझ में आ रही है तो मज़ा आना चाहिए। मज़ा आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना नीट जेई और बोर्ड क्लियर होंगे, वही तो करवाना है मुझे तुमको। समझ में आ रही है बात? अपना यही रिश्ता है, मैं तुमको बेहतरीन पढ़ाऊँ, बेहतरीन मार्क्स दिलवाऊँ, तुम्हारा ड्रीम तुमसे पूरा कराऊँ, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट। तो कभी कभी मेरे मुंह से वर्ड निकल जाते हैं क्योंकि मैं भावनाओं में भेजाता हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे ही पढ़ने में मज़ा आता है यूजुअली। ठीक है, तो हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे, है ना, है ना, मानते हो कि नहीं? चल, तो ली चैटेरियल प्रिंसिपल बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों ये बोलता है कि कोई भी गैस अगर आपने किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करी है तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और बहुत सारी हीट रिलीज होती है। मतलब इसका ये कहना होता है दैट ऑलमोस्ट, या ऑलमोस्ट की जगह आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम गैसेस dissolves in liquid solvent, dissolves in liquid solvent, and this process is exothermic, and this process is exothermic। ठीक है, अब सर इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे सॉल्यूशंस का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करोगे, यानी जब आपकी गैस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रही है और सॉल्यूशन बन रहा है, अगर आप इस वक्त टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, गर्मी बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि ली चैटेरियल प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपने फॉरवर्ड रिएक्शन में किसी भी एक चीज के कॉन्सेंट्रेशन को घटा बढ़ा दिया तो रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गैस को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करा, एक सॉल्यूशन बना और हीट निकल रही है। नाउ लेट्स से ये एक इक्विलिब्रियम पर आ गई। अब ना तो गैस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है, ना तो सॉल्यूशन टूट के वापस गैस और सॉल्वेंट बना रहा है, एक बिल्कुल इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा होगा, गैस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन भी बना रही होगी, हीट भी निकल रही होगी, और सॉल्यूशन टूट के गैस और सॉल्वेंट भी बना रहा होगा, हीट भी अब्सॉर्ब कर रहा होगा। लेकिन आपने इस अच्छे खासी इक्विलिब्रियम में हीट की मात्रा बढ़ा दी। जैसे मान लो अभी इस पूरे रिएक्शन के अंदर या इस पूरे फिजिकल प्रोसेस के अंदर मान लो 5 किलो जूल पर मोल की हीट लगातार निकल रही है, और आपने टेम्परेचर बढ़ा के इस 5 किलो जूल पर मोल की हीट को 10 किलो जूल पर मोल कर दिया, डबल कर दिया। तो अब क्या होगा, अब हीट की मात्रा बढ़ने की वजह से सॉल्यूशन जल्दी जल्दी टूटेगा और गैस और सॉल्वेंट बनाना चालू करेगा, यानी कि पीछे जाने चालू हो जाएगी रिएक्शन। मतलब जो गैस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाया था, अब वो इस सॉल्यूशन को छोड़ के वापस बाहर भागना शुरू कर देगी। क्या बात समझ में आ गई? तो ली चैटेरियल प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर स्टार बनाकर आप लोग पॉइंट करेंगे दैट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस the solubility of gas decreases, the solubility of gas decreases। अच्छा, इसका एक रीज़न तो मैंने ये बता दिया, जो आप आपके अंग्रेज टीचरों को, हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले लोगों को जो कि प्योर अंग्रेज हो चुके हैं, है ना, जिनका खुद का कोई दिमाग नहीं है, बेवकूफ़ों टाइप के डिसीजन लेते हैं, बच्चों की जान खतरे में डाल के ये करना है वो करना है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए अपन ये चीज़ लिखेंगे। लेकिन आप अपने मन से पूछना कि इस चीज़ में आपको ये ली चैटेरियल प्रिंसिपल और ये इक्विलिब्रियम फिब्लिब्रियम ये याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। मेरे को एक बात बताओ, मैगी बनाई, हाँ, तपेली ली, तपेली, हाँ, पानी डाला, हाँ, गैस चालू करी, हाँ, पानी जब उबलता है तो एक आवाज़ आती है खाली पानी में से। खाली पानी को तपेली में भर के गर्म करने के लिए गैस स्टोव पे फुल आंच पे रख दो, ऐसी एक आवाज़ आती है, और उस आवाज़ के साथ आपको दिखता है कि जो तपेली का बिल्कुल बॉटम इलाका है वहाँ से बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे पानी गर्म होता है ये बबल्स बढ़ने लग जाते हैं, और एक टाइम के बाद पानी ऐसा उबलने लग जाता है और आपको बबल्स दिखते हैं। व्हाट आर दोज बबल्स? वो सॉल्यूबलाइज्ड गैस होते हैं। आपके पानी के अंदर जितनी भी गैसेस सॉल्यूबल हैं वो आपको बाहर उड़ती हुई नज़र आती है। यानी सीधी सी भाषा में कहूँ कि पानी को गर्म करा तो उसके अंदर की डिसॉल्व्ड गैस बाहर उड़ने लगती है। डिड यू गॉट द पॉइंट? क्या आपको यह बात समझ में आई? नाउ ऐसा क्यों होता है? मेरी बात समझना, गैसेस जब लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो उनका फिजिकल स्टेट बदल जाता है, गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और वो पानी के अंदर सॉल्यूबलाइज हो जाते हैं। लेकिन जब आप पानी को गर्म करना स्टार्ट करते हो तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी काइनेटिक एनर्जी वापस मिल जाती है, और काइनेटिक एनर्जी मिलते ही वो ड्रर भागने की कोशिश करेंगे। तो सीधा सा हिसाब आप लोग अपने मन में रखना कि अगर आपको कभी भी जेईई नीट में या कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो आप अपने मन का इस्तेमाल करके ये बताएंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ सम इनर्ट गैसेस, बट इन सम रेयर केसेस like noble gases और इनर्ट गैसेस, कुछ जैसे इनर्ट गैसेस होती हैं, their solubility increases on increase in temperature, लेकिन up to a certain extent, यानी एक हद तक। उसके बाद तो ये भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये पॉइंट सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, एग्जाम वगैरह में नहीं पूछा जाता, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि हाँ ऐसा भी होता है। जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गॉन हो गया, ये जो तुम्हारी नोबल गैसेज है, इन नोबल गैसेज को अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन जब आप हल्का सा पानी को गर्म कर दोगे तो हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। तो हॉट वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के लिए इनर्ट गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसको सुपर हॉट कर दोगे तो फिर तो वो भी उड़ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो भी गैस ना।
तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव में ली चैटरियल प्रिंसिपल का ध्यान रखना, अपने खुद के नॉलेज के लिए जब सवाल वगैरह सॉल्व करो तो मेरी वाली बात ध्यान रखना। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग चलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की तरफ। और मेरे प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो क्या मैं ये सब मिटा दूं और इफेक्ट ऑफ प्रेशर को ऊपर अच्छे से लिख दूं? चलिए ग्रेट, तो मैं ये सब मिटा रहा हूं और अब मैं चौथा पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, हमारा फोर्थ एंड हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब यहाँ से हमारे हेनरी अंकल की बात चालू होगी, हमारा हेनरी लॉ डिस्कस होगा। और अब इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान से और एकदम शांति से समझने की कोशिश करना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी। हेनरी हेनरी एक दिन लैब में बैठे थे, उनका दिमाग खराब हुआ, वो रास्ते से जाने लगे, भेल पूरी खाने लगे, लड़की घुमाने लगे, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाने लगे। तो उनकी वाइफ को मिर्ची लगी, तो वो क्या करे, उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो एक्चुअली हेनरी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि चलो मेरे पास में एक चेम्बर है, ये चेम्बर है। इस चेम्बर में उन्होंने यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया, ये देखो। और ये पिस्टन को ट्यों 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 यहाँ पर लगा दिया। अब उन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक लिक्विड भर दिया। लेट से उन्होंने यहाँ पर वाटर भर दिया, वाटर, क्या भर दिया, वाटर, ठीक है। और यहाँ पर एक गैस, ऑब्वियसली। अब भाई वाटर यहाँ पर है, यहाँ पर पिस्टन है, तो बीच का जो स्पेस होगा वो कोई गैस का ही होगा। तो लेट से यहाँ पर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लेट से ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली यही गैस के वाटर के अंदर भी डिसॉल्व अपने आप ही हो जाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। पता है सबको डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है? गैस का अपना फिजिकल स्टेट बदल के किसी भी दूसरे मैटर के अंदर डिसॉल्व हो जाना, मिक्स हो जाना, इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो यहाँ पर गैस लिक्विड के अंदर अपने आप भी डिसॉल्व होगी, ये नेचर कहता है। जैसे कि अगर आप पानी पी रहे हो तो आपके पानी में, अगर आपके पास में 100 ml पानी है तो इसमें 3.08 ml या 3.04 ml ऑक्सीजन होगा। ये आपने और मैंने डिसॉल्व नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया है, तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड गैस रहेगी। अब उन्होंने क्या करा, इस पर वजन रखना स्टार्ट करा। इनिशियली उन्होंने बोला कि इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन का वजन है W1, इसका वजन कितना है, W1। अब उन्होंने क्या करा, इस चेंबर के अंदर इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन के ऊपर कुछ वजन बढ़ा दिया। इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन के ऊपर उन्होंने क्या करा, वजन बढ़ाना चालू कर दिया। तो वजन बढ़ाने की वजह से, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसका खुद का वजन W1 था। इसके ऊपर उन्होंने कुछ वेट्स रख दिए, एक वेट W2 नामक रखा, एक वेट W3 नामक रखा। इससे क्या हुआ, वजन बढ़ने से प्रेशर पड़ा, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आकर एक प्रेशर लगाने लगा। अब इस वजह से क्या हुआ, भाई लिक्विड तो अपनी जगह पे ही है, जितना लिक्विड था उतना ही लिक्विड है, जितना पानी था पानी उतना ही है, लेकिन प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स थे अब वो थोड़े कम दिखने लगे, और सॉल्यूशन यानी कि आपका जो लिक्विड है उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स आपको और ज़्यादा दिखाई देने लगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हेनरी को एक बात समझ में आई, और वो बात क्या समझ में आई, दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड increases with increase in pressure, increases with increase in pressure। यानी अगर आपने किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ानी है तो आपको प्रेशर बढ़ाना है। उन्होंने एक बात और बोली, दैट द क्वांटिटी ऑफ गैस dissolved in a liquid, the quantity of a gas dissolved in a liquid increases
with increase in pressure which is applied on it। यानी अगर आप एक गैस पर प्रेशर बढ़ाना चालू करोगे तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी या उस गैस की मात्रा उस लिक्विड में ज़्यादा होने लगेगी। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बोला कि ये मेरे पास में 100 ml पानी है, इस 100 ml पानी में 3 ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व है। जब मैंने इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन पर वजन बढ़ाया तो ये नीचे की ओर आ गया, नीचे की ओर आया तो इसने इस गैस पर एक प्रेशर क्रिएट किया, एक दबाव क्रिएट किया, और उस प्रेशर की वजह से ये गैस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो गई। तो अब मैंने देखा कि 100 ml पानी के अंदर 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व हो गई। जहां पर जब वेट कम था, यानी जब प्रेशर कम था, जब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 180 m, तब इस 100 ml पानी के अंदर 3 ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन पर वजन बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा, तो हाई प्रेशर की वजह से अब इस 100 ml पानी के अंदर लगभग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी लिक्विड के अंदर बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, दैट्स व्हाट हेनरी सेड। ये आपके हेनरी अंकल ने कहा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? एक बार इस स्टेटमेंट को ध्यान से देख लो, एक बार इस पॉइंट को ध्यान से देख लो, ठीक है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हेनरी लॉ कंप्लीट नहीं हुआ है। हेनरी लॉ इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। वाई इनकम्प्लीट? क्योंकि आपने डाल्टन अंकल की बात नहीं सुनी। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन, जो इनके कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे, इनके साथ में ही काम करते थे। उस डाल्टन की बात भी मैं आपको बताऊंगा, उस डाल्टन की पूरी कहानी आपको समझाऊंगा, और फिर हेनरी और डाल्टन की बात को हम मिक्स करेंगे और हमारा हेनरी लॉ बनाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले इस चीज़ को जल्दी से नोट कर लो। अब एक्चुअली डाल्टन दूसरी चीज़ पर काम कर रहे थे। डाल्टन का काम गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर कतई नहीं था, उनका काम कुछ और था, लेकिन उसके काम का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। उसका काम क्या था डाल्टन अंकल का समझना। डाल्टन अंकल ने बोला कि इमेजिन करो मेरे पास में एक गैस है जिसको मैंने चेंबर 1 में रखा हुआ है। इसमें गैस है लेट्स से ए। इसमें कौन सी गैस है? चेंबर ए में ए नाम की गैस है। सिमिलरली मेरे पास में चेंबर बी है या सेकेंड चेंबर है, इसमें एक बी नाम की गैस है, और मेरे पास में एक चेंबर है 3, इस थर्ड चेंबर में मेरे पास में एक सी नाम की गैस है। ठीक है, चेंबर बी के अंदर भी एक गैस है जिसको मैंने लाल कलर से बना दिया, चलो, और चेंबर 3 में भी एक गैस है जिसको मैंने बिल्लू कलर से बना दिया, बिल्लू। अब एक बात बताओ, हर गैस के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, लगातार मूव कर रहे होते हैं, टाउ 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 टाउ, और इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से ये गैस के पार्टिकल लगातार इस चेंबर की दीवार से टकरा रहे होंगे। आप खुद भी इमेजिन करो, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, इसकी 4 दीवार है, एक छत है और एक ज़मीन है, यानी कि रूफ है, एक फ्लोर है और 4 दीवार है। तो हर गैस का पार्टिकल पूरी स्पीड से आके टकरा रहा होगा, जा रहा होगा, टकरा रहा होगा, जा रहा होगा, टकरा रहा होगा, जा रहा होगा। इस तरीके से वो छत के हर जगह पे, फ्लोर की हर जगह पे और चारों दीवालों के हर एक पार्ट पर गैस का मॉलिक्यूल आके टकरा रहा होगा, टकरा रहा होगा, टकरा रहा होगा, टकरा रहा होगा। इस टक्कर से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आप खुद भी देखो, अगर आप दौड़ के जाओगे और कहीं पर टकराओगे, बूम, तो आपको भी झटका लगेगा, जिससे टकरा रहे उसको भी झटका लगेगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। एंड गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि इस कंटेनर की वॉल पर, रूफ पर और फ्लोर पर जब टकराते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं गैशियस प्रेशर या प्रेशर अप्लाइड बाय गैस। तो यहाँ पर आप देखो कि क्योंकि इस चेंबर के अंदर सिर्फ एक ही गैस है ए, तो इस चेंबर के अंदर जो भी प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? ए की वजह से। तो हम बोलेंगे दैट द प्रेशर या द गैसियस प्रेशर, द गैसियस
प्रेशर इन चेंबर ए is because of A gas, A. सिमिलरली चेंबर 2 में सिर्फ B नाम की गैस है, तो इस चेंबर के अंदर जो भी प्रेशर होगा वो B नाम की गैस की वजह से होगा, और इस चेंबर में जो भी प्रेशर होगा वो C नाम की गैस की वजह से होगा। अब हमने क्या करा, अब हमने इन तीनों चेंबर की गैसेस को एक ही चेंबर के अंदर डाल दिया, एक ही चेंबर के अंदर हमने डाल दिया। मतलब अब आपको इसके अंदर गैस ए यानी काले कलर वाली गैस भी दिख रही है, आपको इसके अंदर गैस सी नीले कलर वाली गैस भी दिख रही है, और आपको इसके अंदर गैस बी यानी कि लाल कलर वाली गैस भी मिल रही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर गैस ए भी है, गैस बी भी है और गैस सी भी है, सारी गैसेस है, तो इस चेंबर का टोटल प्रेशर कितना होगा? व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर? आप बता सकते हैं इसका टोटल प्रेशर क्या होगा? तो यहां पर डाल्टन ने बोला कि इस चेंबर की वॉल से Pa नामक गैस टकरा रही होगी, यानी इस चेंबर की सारी दीवालों से, छत से और फ्लोर से A नाम की गैस टकरा रही होगी, और जब A नाम की गैस टकराएगी तो वो Pa नाम का प्रेशर बना रही है। लेकिन इसी चेंबर में B नाम की गैस भी है, और अगर वो प्रेशर बनाएगी तो उसका प्रेशर होगा Pb, और C नाम की गैस है तो वो भी प्रेशर क्रिएट कर रही तो उसका प्रेशर होगा Pc। तो जो टोटल प्रेशर इस चेंबर 4 के अंदर होगा वो होगा सम ऑफ ऑल द प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, या सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। तो यहां पर Pa को मैं क्या बोलूंगा? यहां पर Pa को मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, इसको भी मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, और इसको मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C। अब ये पार्शियल प्रेशर वर्ड क्यों आया? तो डाल्टन ने इस पार्शियल प्रेशर के वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं घर में अकेला रह रहा हूं, तो मुझे घर में अकेले रहने के लिए एक महीने में 6,000 रुपये की ज़रूरत लगती है। 6,000 रुपये में मेरा बढ़िया काम हो जाता है, आलीशान। तो इस घर में क्योंकि मैं अकेला रह रहा हूँ तो इस घर का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये मेरा भाई है, ये दूसरे घर में रहने लग गया है, ये थोड़ा सा आवारा है, इसको महीने भर का खर्च चलाने के लिए, घर चलाने के लिए 25,000 रुपये लगते हैं। तो इस घर का एक महीने का खर्चा 25,000 रुपये, जो कि पूरा इस अकेले इंसान को बियर करना है। समझ में आ गई बात? ये एक और यहां पर हमारा भाई रहता है, इसका महीने का खर्चा 10,000 है। तो इस पूरे घर का खर्चा इस अकेले को चलाना है कितना? 10,000 रुपये। लेकिन अगर हम तीनों भाई एक ही घर में शिफ्ट हो जाएं तो अब मेरा खर्चा 6,000, मेरे दूसरे भाई का खर्चा 25,000 और मेरे तीसरे भाई का खर्चा 10,000। तो 25 और 6 31, 31 और 10 41, 41,000 रुपीज़ अब हमारे इस घर से खर्चा होगा। यानी अगर कोई हमारे इस नए घर का हिसाब रखेगा तो वो बोलेगा कि इस घर में प्रति माह हर मंथ 41,000 रुपीज़ खर्च होते हैं। लेकिन क्या ये 41,000 रुपीज़ सिर्फ मैं खर्च करता हूँ? नहीं। मेरा भाई खर्च करता है? नहीं। हमारा तीसरा भाई खर्च करता है? नहीं। ये हम सब मिलकर करते हैं। तो अगर कोई बोलेगा कि इस 41,000 में से मृत्युंजय सर का खर्चा कितना है, तो वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा कि जब मृत्युंजय सर अकेले रहते थे तब कितना खर्च करते थे। आप बोलोगे 6,000, तो आप बोलोगे 41,000 रुपीज़ में से 6,000 रुपये मृत्युंजय सर का खर्चा है। तो ये मेरा पार्शियल खर्चा हो गया। जो टोटल खर्चा है उसमें से 6,000 रुपये मेरा खर्चा है। तो क्या ये टोटल खर्चा मैं अकेला कर रहा हूं? नहीं, इसमें सिर्फ मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। 41,000 में से मैं सिर्फ 6,000 रुपये खर्च करता हूं, तो ये हो गया मेरा पार्शियल खर्चा। ठीक उसी तरह इस चेंबर के अंदर जो टोटल प्रेशर है, उस टोटल प्रेशर में ए नामक गैस सिर्फ एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे रही है, एक छोटा सा हिस्सा
वो खुद है, इसीलिए उसको पार्शियल प्रेशर बोला गया। पार्शियल प्रेशर मतलब जैसे इमेजिन करो, एक और बात इमेजिन करो, जैसे हम लोगों को इस घर को चलाने के लिए 41,000 रुपीज़ चाहिए, तो हमारे घर में 41,000 रुपीज़ एक बक्से के अंदर इकट्ठे हो गए। तो आप कोई बोलेगा कि यार ये 41,000 रुपीज़ में से मृत्युंजय सर ने कितने दिए, तो लोग बोलेंगे मृत्युंजय सर ने 6,000 रुपये दिए, तो ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो क्या मेरे 6,000 रुपये से पूरा घर चल जाएगा? नहीं, पूरा घर चलाने के लिए 41,000 रुपीज़ चाहिए। तो मेरा इसमें छोटा सा योगदान है, एक पार्शियल सा योगदान है। वैसे ही अगर एक चेंबर के अंदर अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है, तो उसमें जितनी भी गैसेस मौजूद हैं उनके प्रेशर को आपको सम करना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर के मुकाबले जो भी गैसेस का प्रेशर आप यहाँ पर सम कर रहे हो वो सब पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। मतलब टोटल का एक हिस्सा, टोटल का एक हिस्सा, टोटल का एक हिस्सा ने जो टोटल प्रेशर है उसका एक हिस्सा ए नामक गैस का है, एक हिस्सा बी नामक गैस का है और एक हिस्सा सी नामक गैस का है। तो दिस वर्ड इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? सो डाल्टन अंकल ने यहां से एक वर्ड हमें निकाल के दिया, पार्शियल प्रेशर। अब एक बात समझना, अब एक बात समझना, मुझे एक बात बताइए कि जो तुम्हारी लिक्विड होता है, जैसे मान लो अभी एक तालाब में पानी पड़ा हुआ है, या मान लो आपको कोल्ड ड्रिंक बनानी है और कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए आपके पास में पानी है। तो जो पानी होता है, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करनी है, लेकिन एक बात बताओ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा उसके अंदर और कोई गैस पहले से डिसॉल्व नहीं होगी? बिल्कुल होगी। थोड़ी सी ऑक्सीजन होगी, बहुत थोड़ी सी हाइड्रोजन हो सकता है, बहुत थोड़ा सा नाइट्रोजन हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी गैसेस पानी के अंदर डिसॉल्व्ड मिल रही है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हम जिस गैस की बात कर रहे हैं वो गैस की कितनी मात्रा वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड हो रही है अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं? तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर वाला पॉइंट लेकर हेनरी लॉ को मॉडिफाई किया गया। आपके हेनरी लॉ को मॉडिफाई किया गया डाल्टन्स के पॉइंट को लेकर, और डाल्टन्स का पॉइंट क्या था? पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स का पॉइंट क्या था? पार्शियल प्रेशर। तो हेनरी लॉ कैन बी सेड दैट द मोल्स ऑफ गैस या द नंबर ऑफ, ऐसा लिखना चाहिए, द नंबर ऑफ moles of gas dissolved in a solvent or liquid is directly proportional to the partial pressure of gas। यानी आप एक लिक्विड के अंदर बहुत सारी गैसेस देख रहे हो, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। आप कौन सी गैस की बात कर रहे हैं? आप सिर्फ उस गैस का देखो, उस गैस पर जितना पार्शियल प्रेशर होगा उतना वो उसके अंदर डिसॉल्व करेगी। क्या बात समझ में आ गई? या आप इसको ऐसा सीधा भी बोल सकते हो कि एक गैस पर आप जितना पार्शियल प्रेशर लगाओगे उतने ज्यादा उसके मोल्स सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। मोल हेनरी लॉ का इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है, partial pressure of the gas is directly proportional to its mole fraction. This is Henry law. यहां पर हमने मोल्स को मोल फ्रैक्शन में ले लिया। सर मोल फ्रैक्शन में क्यों लिया? क्योंकि बेटा मैं पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। मुझे यह देखना है कि अगर मेरे पास में एक सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में गैस कितनी मात्रा में डिसॉल्व है, या उस सॉल्यूशन में गैस का कितना हिस्सा है, और उसका हिस्सा पता लगाने के लिए मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए। इस मोल फ्रैक्शन में आपको गैस के अलावा आपके सॉल्वेंट का भी पता चल जाता है। याद करो, 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो मोल फ्रैक्शन, तो P क्या है? P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस या प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है। क्या ये बात समझ में आ गई? जब हम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, सो पार्शियल प्रेशर विल बिकम इक्वल टू KHX।
जहां पर ये जो के एच होता है इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। एंड मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, हेनरी लॉ कांस्टेंट अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, और ये आपको हेनरी ने कैलकुलेट करके दिया है, या आप लोग कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी से इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कराता हूँ। नोट इट डाउन मेरे प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको आगे चलना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए ग्रेट। यहाँ पर एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे अपन हेनरी लॉ के लिए, एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करेंगे बिना किसी परेशानी के। इसके दो एक्सिस होंगे ऑब्वियसली, एक एक्सिस पर हमारा मोल फ्रैक्शन रहेगा और एक एक्सिस पर हमारा पार्शियल प्रेशर रहेगा। जब हेनरी ने इसको अलग अलग गैसेस के लिए करके देखा तो उसको रिजल्ट अलग अलग मिले। जैसे ऑक्सीजन के लिए ऐसा मिला, हाइड्रोजन के लिए ऐसा मिला, हीलियम के लिए ऐसा मिला, लेकिन उसको एक स्ट्रेट लाइन ही मिली। तो इस स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप, क्या पता चला आपको? आपको ये पता चला कि जैसे जैसे आप गैस पर प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर बढ़ती जाएगी। एक आपको बिल्कुल स्ट्रेट कर्व मिल रहा है, यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व अ स्ट्रेट कर्व। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर मैं हेनरी लॉ की इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखूं तो के एच यानी आपका जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है इट विल बिकम पी डिवाइडेड बाय एक्स। ये आपके हेनरी लॉ कांस्टेंट का एप्लीकेशन है। ये आपको क्या बताता है? दैट इफ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप देखोगे the KH value of a gas increases, which means its mole fraction in solution decreases। मतलब अगर आपको मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास में गैस है, इमेजिन करोगे मेरे पास में, बोलूं मेरे पास में गैस ए है 273 केल्विन्स पर, उसके के एच की वैल्यू मान लो 27.03 है। 283 केल्विन पर इसके के एच की वैल्यू हो गई 28.73। 293 केल्विन्स पर इसके के एच की वैल्यू हो गई 28.99। 303 केल्विन्स पर इसके के एच की वैल्यू हो गई 29.10। तो इस वैल्यू को देखकर आप क्या चीज मुझे ऑब्जर्व करके बता सकते हो? इससे आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा? तो आप बोलोगे कि सर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो के एच की वैल्यू बढ़ रही है, और अगर के एच की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में घट रहा है, यानी द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, यानी गैस में सॉल्यूशन में से गैस रिलीज होकर बाहर जा रही है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, जो आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से आपको हेनरी के अंदर अब किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, देख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा ताकि मैं आपको इसका जवाब बता सकूं। ठीक है, डन गाइस? पक्का? चलो, तो क्या अब हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखें? ग्रेट, अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। मैं आपको सबसे पहला न्यूमेरिकल करवाता हूं ताकि आपको चीज़ और अच्छे तरीके से क्लियर होती चले। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। चलो, क्वेश्चन में लिखता हूं बोर्ड पे, आप लोग हेनरी अंकल का इस्तेमाल करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं कुछ। थोड़ा सा एक एनसीईआरटी का पहले करवा देता हूं, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का।
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, उसका क्या आपको सॉल्यूशन आपके बुक में भी मिल जाएगा और मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा तो और मज़ा आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू water at 293 kelvins, how many millimoles of nitrogen would dissolved in 1 liter water? Nitrogen would dissolves in 1 liter वाटर, 1 लीटर पानी के अंदर कितनी नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होगी इन टर्म्स ऑफ मिलीमोल। और बोल रहा है अज्यूम करने के लिए बोल रहा है आपको, अज्यूम द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.987 बार्स, 0.987 बार। और क्या बोल रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट इज 76.48 किलो बार। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू आपको किलो बार में दी हुई होती है एट 293 केल्विन। अब आपको यहाँ पर इसके मोल्स निकालने हैं, तो किस प्रकार इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पर एक बात देखो, 2 चीज़ें मेरे पास में अवेलेबल है, या तो मैं किलो बार्स को बार में ले जाऊं या बार को किलो बार में ले आऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सवाल हेनरी लॉ कांस्टेंट पर है और हेनरी लॉ कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज ऑलवेज इक्वल टू KHX। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस? इट इज 0.987 बार। व्हाट इज हेनरी लॉ कांस्टेंट? दैट इज 76.48 किलो बार। तो मैं जानता हूँ 1 किलो में 1000 होता है, तो किलो हटाने के लिए मेरे को 10³ बार करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय x। देख लो आप इसके आगे। अब आप क्या इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो? विल यू बी एबल टू सॉल्व? एक बार ज़रा ट्राई करके देखो। मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा सर, बिल्कुल सही बोला मैंने कि मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अच्छा, बार से बार कैंसल आउट कर दो ताकि मोल फ्रैक्शन में कोई यूनिट ना बचे। एक काम करें, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 76480। चलो इसको डिवाइड करके मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। करो तुम लोग भी साथ साथ सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है। पेन पेपर उठा के तुरंत भिड़ जाना है ऐसे सवालों में। 76480, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, ठीक है ना। तो 0.987 को मैं डिवाइड करता हूँ 76.48 के साथ, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0.012। ऐसा ही कर लेता हूँ, 76.48 इंटू 10⁻3, तो वैल्यू है 0.012 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, लेट्स क्रॉस चेक इट वंस। 0.987 को मैंने डिवाइड किया 76.48 से, तो 0.012 इंटू 10⁻3। बहुत बढ़िया। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? कोई परेशानी? डन, बहुत बढ़िया। तो ये आपको क्या मिल गया? मोल फ्रैक्शन। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। अब आपसे बोल रहा है कि आपको एक्चुअली इसके क्या निकालने, आपको इसके मिलीमोल्स निकालने हैं। तो मैं सब जानता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अगर मेरे पास में है, क्योंकि मैंने गैस के लिए निकाला, नाइट्रोजन के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये पानी के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, क्लियरली दे रखा है। अब एक बात बताओ, कितना पानी? 1 लीटर पानी। और आप लोग सब जानते हो कि 1 लीटर वाटर आपको यहां पर दे रखा है, जिसमें वाटर की डेंसिटी मैंने आपको याद करने के लिए बोल दिया था कि इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। याद कर लो, रट लो,
1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो 1000 ml पानी है जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी है 1000 ग्राम पर ml, मास पता नहीं है, और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml डेंसिटी है और 1000 ml इसका वॉल्यूम है। तो ml कट गया तो मास की वैल्यू क्या हो गई? 1000 ग्राम। तो ये तुम्हारा गिवन मास हो गया। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। तो वाटर के मोल्स कितने निकल जाएंगे? वाटर के मोल्स निकल जाएंगे 55.5। चाहो तो इस बात को याद कर लो, इस बात को हमेशा के लिए आज ही याद कर लो, इस बात को हमेशा स्टार बना के याद कर लेना कि इफ़ यू हैव 1 लीटर वाटर, मतलब कि आपके पास में 1 किलो वाटर है, मतलब कि आपके पास में 55.5 मोल्स वाटर है। इस बात को आज ही स्टार बना के, एकदम स्टार बना के नोट कर लो शानदार तरीके से। इन फ्यूचर बहुत काम में आएगा, इस प्रकार के सवालों में बहुत काम में आएगा। ठीक है, चलो तो मोल फ्रैक्शन दे रखा है क्या? हाँ जी, 0.012 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मुझे पता नहीं, एक काम करता हूँ, मेरे को एक बात बताओ, खुद एक बात बताओ, जब पानी के मोल 55.5 हो तो यार नाइट्रोजन के मोल्स तो बहुत कम होंगे। तो आप मेरी अगर बात मानो तो इस प्रकार के सॉल्यूशन में जहाँ पर आपको इसके मोल्स पता नहीं है, नीचे वाले को इग्नोर कर दिया करो। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को जब आप नीचे की तरफ यहाँ पर लेते हो, आप इसको इग्नोर मार सकते हो ताकि आपका कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसान हो जाए। तो आपके नाइट्रोजन के मोल्स कितने हो जाएंगे? 55.5। ठीक है, कहाँ गया मोबाइल? ये रहा। आओ इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखे लाड लो। तो 55.5 को मैंने मल्टीप्लाई करा 0.012 से। अब ये क्या हो गया? 0.012 से मैंने 55.5 को मल्टीप्लाई करा 0.666। तो ये हो गया 0.666 इंटू 10 टू द पावर -3। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये आपको नाइट्रोजन के मोल्स मिल गए, है ना? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन आपको मिलीमोल बोला है। अब हम लोग सब जानते हैं 1 मोल मतलब 1000 मिलीमोल। 1 मोल मतलब 1000 मिलीमोल। 1 मोल का मतलब कितना होता है? 1000 मिलीमोल। तो ये मेरे पास में मोल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0.666 इंटू 10 टू द पावर -3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से ताकि ये मिलीमोल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये और ये तो डायरेक्टली कट गया, तो 0.66 मिलीमोल इज द आंसर। तो देखो किस प्रकार से हमने सॉल्व करा, हम एक बार चेक कर लेते हैं। किताब में 0.716 आ रहा है, किताब में आंसर 0.716 आ रहा है, 1.29। हाँ ठीक है, ये क्या करा इन लोगों ने एक्चुअली, इसमें डेसिमल को 2 डिजिट इधर खसका दिया और ये 129 इन्होंने इंक्लूड करा है, इसलिए आंसर थोड़ा सा वेरी हुआ है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 लेकर चलते हो तो देखो हल्का सा कैलकुलेशन बदलेगा, फिर ये हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। अब जब अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 716 के आसपास आने लगेगी। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्यूरेट लेकर चलो। देखो 71.59 यानी कि एक्चुअली ये 7.16 हो गया। तो जब आपने यहाँ पर 7.16 को इंटू 10 टू द पावर -5 को 7.16 इंटू 10 टू द पावर -5 को जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई करा तो आपको वैल्यू मिली 7.16 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो ये आंसर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस हम लोगों ने यहाँ पर इसको एज सच ले लिया, इसलिए हमारा आंसर हल्का सा अलग आया, बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो आप इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये लो, ये मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके दे दिया।
ना टोटली डिपेंड्स कि आप इसको कितना एक्यूरेसी के साथ करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, 0.716 भी हो सकता है। चलो देख लो, इसको कर लो सॉल्व, और ये -4 हो जाएगा क्योंकि ये 71, हाँ ये -4 हो जाएगा। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम -4, तो इट विल बिकम -1, तो चाहे तो अपन इसको 0.716 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 55 को जब अपन ने मल्टीप्लाई करा था तो 71 पॉइंट समथिंग आया था। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू 71.59 इंटू 10⁻⁻5 आई थी। मैंने डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये 7.159 हो गया। डेसिमल को एक डिजिट इधर ले जाने की वजह से -5 से -4 हो गया, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया 7.16। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया इंटू 10⁻⁻4 मोल। मैं जानता हूँ 1 मोल में 1000 मिली मोल होते हैं, तो वो लेके मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। ले लो स्क्रीनशॉट, सिर्फ कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस मारना है। बहुत छोटा कैलकुलेशन है इसलिए हमारा 0.66 आया, क्योंकि हमने यहाँ पर 9 इंक्लूड नहीं करा। वैसे हमें करना चाहिए था साइंटिफिक नोटेशन के रूल के हिसाब से, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है इसलिए हमको डेसिमल के बाद में 2 डिजिट लेनी चाहिए थी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ग्रेट, अगले सवाल की तरफ चलें। एक सवाल और बनाते हैं, ये आपका एनसीईआरटी वाला सवाल बन गया, ये एनसीईआरटी वाला सवाल एक आपका बन गया। और देखो बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि सवाल इतने बड़े बड़े दिए होते हैं और ससुरों का जवाब बड़ा छोटा छोटा होता है। चलो, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज, सो हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज कितना दे रखा है, 4.34 इंटू 10⁻⁴, 4.34 इंटू 10⁻⁴ ATM एट 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है क्योंकि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है ना, और नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर में इसका पार्शियल प्रेशर 0.4 ATM है, 0.4 ATM है। So calculate the concentration. Calculate the concentration यानी कि बोल रहा है ये मोल्स पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। करो सॉल्व, लगाओ अपना दिमाग। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अभी आपने बोला कि KH की यूनिट किलो बार्स में दे रखी होती है। बेटा हमेशा ध्यान रखना 1 ATM को अप्रॉक्सीमेटली 1 बार के मुताबिक माना गया है, ठीक है, इट इज ऑलवेज सपोज टू बी लाइक दैट ओनली। तो अब आप सोच समझ के सवाल सॉल्व कीजिएगा। और दूसरी बात कि जो किलो बार वैल्यू है ये हर बार फिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये सवाल में क्या दे रखा है उस पर डिपेंड कर रही है। तो यहां पर सवाल में सिंपल ATM दे रखा है, यहां पर सवाल में KH की वैल्यू ATM दे रखी है, हाँ, और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी ATM दे रखी है, मतलब किसी को किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज मामला सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो यहां पर KH की वैल्यू आपको 4.34 इंटू 10⁻⁴ किलो ATM दे रखी होती और यहां पर पार्शियल प्रेशर 0.4 बार दे रखा होता तो मैं क्या करता, तो सबसे पहले मैं लिखता कि सर 1 ATM को आप ही ने बताया कि ये 1 बार के बराबर होता है, तो मैं पहले प्रेशर को 0.4 ATM मान लेता, और फिर यहाँ पर किलो ATM दे रखा है तो मैं KH को क्या करता 4.34 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ ATM कर लेता, मतलब फिर मैं कन्वर्जन करता। हमारा मेन टारगेट, हमारा जो मेजर टास्क होना चाहिए वो KH और पार्शियल प्रेशर की यूनिट बराबर रखने का होना चाहिए। देखो जब क्वेश्चन आते हैं ना तब इसका एप्लीकेशन समझ में आता है, तब हमको तरीके मिलते हैं कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा देता तो शायद आप फॉर्मूला कर लेते और एक हाथ क्वेश्चन कर लेते हो फिर आगे बढ़ जाते, लेकिन आपको ये वाली बात पता नहीं चलती कभी। देखो मोलैरिटी निकालनी है
मोल्स पर लीटर मतलब ये मोलैरिटी पूछ रहा है आपसे। कैसे करोगे सॉल्व? चलो कैसे करोगे सॉल्व? बिना टाइम वेस्ट करे मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। अगेन मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, पार्शियल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू के एच एक्स। यहाँ पर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय के एच। पार्शियल प्रेशर क्या दे रखा है? 0.4 ATM। ये क्या दे रखा है? 4.34 इंटू 10⁴ ATM। सबसे पहले मैं ATM फिटूस करूंगा, 10⁴ को ऊपर ले जाके 10⁻⁻4 लिखूंगा, और 4.34 को 0.4 से मैं सबसे पहले ढिचकियाँ करूंगा। तो 0.4 को ढिचकियाँ करना है मुझे 4.34 के साथ, 0.0921 0.0921 मैं एक काम करता हूँ, डेसिमल को 1 और 2 डिजिट इधर ले जाता हूँ राइट में, तो ये बन जाएगा 9.21। क्योंकि मैं डेसिमल को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट किया हूँ, ये 10⁻⁻4 से 10⁻⁻6 बन जाएगा। ये बन गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको यहां पर अगेन वही वाली ट्रिक यूज करनी है, दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आपको दे रखा है, और क्योंकि आपको कैलकुलेट करनी है ऑक्सीजन की मोलैरिटी, भाई मोलैरिटी के लिए मुझे या तो इसके मोल्स चाहिए या इसका गिवन मास चाहिए। तो मैं काम करता हूं, मैं सपोज करता हूं कि ऑक्सीजन गैस को मैंने डिसॉल्व किया है 1 लीटर वाटर के अंदर। लेट्स सपोज, क्योंकि यहां पर कुछ दे नहीं रखा है तो हम इसको ऐसा सपोज कर लेते, क्योंकि हमको मोल्स पर लीटर निकालना है, हमको सबसे बड़ी हिंट तो यहीं दे दी है। और मैंने आपको हमेशा यही सिखाया है कि 1 लीटर पानी मतलब कितने मोल पानी? 55.5 मोल पानी। तो मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और मैंने एक बात और बताई कि इसको मान लो नेग्लिजिबल, क्योंकि 55 मोल के आगे इसकी कोई औकात नहीं है, तो इसको मैंने माना नेग्लिजिबल, इसको मैंने उड़ा दिया यहाँ से ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9.21 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मुझे नहीं पता अपॉन 55.5। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, मैं जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। वैसे 55 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 58 समथिंग कुछ आना चाहिए, पर देख लेते हैं। 55.5 मल्टीप्लाई बाय 9.21 511.155 511.155। वाह यार, 511.155 इंटू 10⁻⁻6। मैं एक काम करता हूँ, डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 5.11 इंटू 10⁻⁻4। ये तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो यही तो हो गया काम। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये मोल्स हो गए, तो 5.11 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स कितने में है? 1 लीटर में। तो ये बन गई तुम्हारी मोलैरिटी। ये आ गया तुम्हारा आंसर, कुछ भी नहीं करना था। अबे कितना घटिया क्वेश्चन निकला यार ये। बिल्कुल एग्जैक्टली सही जवाब आया हमारा। वी हैव गॉट द एग्जैक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलो एक सवाल और बनाते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अलग सा है, थोड़ा अजीब सा सवाल हो सकता है कि आपको लगे, बट ठीक है, सवाल तो बनाना पड़ेगा भाई साहब, बिना सवाल बनाए क्या है, मज़ा नहीं आएगा। चलो एक सवाल और बनाते हैं, थोड़ा अजीबोगरीब सवाल बनाने की तरफ भी चलते हैं। कुछ पॉइंट्स सिखा देता हूँ आपको कि सवाल क्या कह रहा है। देखो सवाल क्या है, सवाल ये है, हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एट 298 केल्विन्स इज 5/3 किलो बार। 5/3 किलो बार। ठीक है भाई साहब, कोई परेशानी नहीं हमको, हम तो खुश हैं इसमें। नाउ डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन इन रेन वाटर। अच्छा क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेन वाटर, यानी जो बारिश का पानी है उसमें, रेन वाटर, इफ कार्बन डाइऑक्साइड
इस 1% बाय मास, इस 1% बाय मास, 1% बाय मास इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर। यानी आपको यहाँ पर ये देखना है कि अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 1% बाय मास है, 1% बाय मास है, तो बारिश के पानी में उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा। कॉन्सेंट्रेशन मतलब सिंपल, आपको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। मेरे पास में यहाँ पर KH की वैल्यू बहुत प्यारी दे रखी है, दैट इज़ 5/3 किलो बार। लेकिन यहाँ पर मुझे प्रेशर नहीं दे रखा है, प्रेशर की जगह मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का ये फंडा दे रखा है। तो देखो मेरे को एक बात बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ कि टोटल प्रेशर कितना होगा या टोटल मास कितना होगा एयर का। 100%, यानी मैं मान लेता हूँ कि 100 ग्राम होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना बोल रहा है ये, 1%, यानी कि 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा 1 ग्राम होगा। यानी कि अगर मैं ये बोलूं दैट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 100, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो 0.01, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया एयर में। यानी एयर में इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.01 इज द फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप बोलोगे सर 1 ATM, लेकिन बोलूंगा सवाल में तो बार दे रखा है, तो आप बोलोगे सर ये 1 बार के बराबर ही होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रैक्शन कितना है, 0.01, तो फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.01 मल्टीप्लाई बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इस टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, 0.01 बार। ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 0.01 बार। क्या ये चीज क्लियर हो गई। बस अब आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज KH मल्टीप्लाई बाय X। तो X की वैल्यू हो जाएगी P/KH। P क्या है, 0.01 बार, डिवाइडेड बाय KH की वैल्यू क्या है, KH की वैल्यू है 5/3 इंटू 10⁻³ बार। मैंने क्या करा, किलो बार को कन्वर्ट कर लिया, 5/3 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करा मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब ये वाला 3 ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन चला जाएगा, बार बार कैंसिल हो जाएगा, तो 0.03 हो जाएगा। और ये 10⁻³ है, ये ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, और डिवीजन में सिर्फ 5 ले जाएगा, तो ये कट करेगा, तो 0.006 इंटू 10⁻³ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द रेन वाटर। अब कितने ईजी सवाल आ रहे हैं भाई साहब, कितने इजी सवाल आ रहे हैं, मतलब मस्त लेवल के सवाल आ रहे हैं, कोई चिंता वाली बात ही नहीं आ रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्या इसके अंदर आप लोगों को कोई परेशानी किसी भी तरीके की। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। आज मैंने आपको कुछ बेसिक लेवल की बातें पढ़ाई, हेनरी लॉ शुरू किया। हेनरी लॉ ध्यान से देखिएगा, अभी अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को हेनरी लॉ के एप्लीकेशन, बेंड्स क्या होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कोल्ड ड्रिंक बॉटल के अंदर फिल किया जाता है, इस तरीके के हेनरी लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन सिखाऊंगा। उसके बाद हेनरी लॉ के ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, खैर हम लोगों ने वो तो एक बार डिस्कस कर लिया, पर एक बार और कर लेंगे। और कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के अलावा मैं इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। तो अगला लेक्चर में मैं आपको इसका एप्लीकेशन और कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा, फिर हमारा हेनरी लॉ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग हमारा राउल्ट्स लॉ की तरफ चलेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चे।